हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग योर डेज नाइसली। आप अपने दिन को बड़े ही खूबसूरती से गुजार रहे हैं, अपनी तैयारी को बड़े ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं और मेरे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ करके और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को जारी रख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख ही रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एक का एग्जाम जो है वो 2025 का जो है वो आने वाला है और हमें क्या कुछ करना है इस समय। बिल्कुल बहुत ही क्रूशियल टाइम है बच्चों आपके लिए। ओके, और हमें बिल्कुल इस टाइम का सदुपयोग करना है। देखिए, इस वर्ल्ड में, मतलब इस दुनिया में वही व्यक्ति सक्सेस हुआ है जिसने अपने समय का सदुपयोग करना सीख गया। ओके, मैं यहाँ हूँ तो इसलिए हूँ कि मैंने अपने समय का एक एक सेकंड का सदुपयोग किया। एक ज्ञानी मनुष्य वही है, एक स्टूडेंट वही ज्ञानी स्टूडेंट है और बिल्कुल कॉन्शियस पर्सन वही है जिसने अपने एक एक सेकंड का समय का प्रयोग करना जो है वो उपयोग करना सीख लिया है। तो समय की महत्ता तो आप जानते ही हैं, ज़्यादा कुछ तो बताने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, आपको मैं ये एक बार रिकॉल करवा देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेरीज को लिखें। ओके फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं? मॉक टेस्ट, आप देखिए, ये थंबनेल आपने देखा होगा, आप इसी थंबनेल को देख करके इस चैनल पे आए। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 मॉक टेस्ट 1 आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सेलेक्टेड हों। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात यह है। स्टूडेंट मस्ट विजिट दिस प्लेटफॉर्म। आप इस प्लेटफॉर्म को विजिट करें, परीक्षा से पहले जरूर देखें। और आरआरबी का सिलेक्शन का मिशन जो है वो मैं लेकर के इस चैनल पे आया हूँ। दोस्तों, इस चैनल पे मैं थोड़ी देर से आया हूँ और परंतु फिर भी मैं दुरुस्त तरीके से आया हूँ। हमें तो इस चैनल पे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, परंतु समय की कमी थी, थोड़ी व्यस्तता थी। ओके, तो थोड़ी देर से आया हूं, परंतु इस मिशन के आया हूं, इस मिशन के साथ आया हूं कि वो सारे बच्चे जो वंचित हैं, जो गांव में रह करके पढ़ रहे हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जिन्हें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पढ़ाई के लिए नहीं मिलते हैं, उनकी तैयारी कैसे हो। जब हम तैयारी करते थे, जब किसी जमाने में, जब हम कुछ 10 साल 12 साल पहले हम तैयारी करते थे, तो उस समय ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था, ऐसे टीचर्स नहीं होते थे जो ऑनलाइन, मतलब प्लेटफॉर्म ही नहीं थे कि कोई घर पे बैठ करके हम पढ़ाई करें। आज का दौर बहुत अच्छा है, आप हम जैसे टीचर से पढ़ने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। इस नए चैनल को मैं लेकर के आपके सामने इसलिए आया हूं ताकि जो ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल्स हैं वही आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के माध्यम से तैयारी करना बहुत ही सरल होता है। मान लिया मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया और उस थ्योरी को जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप ये समझिए कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो सबसे पहला सूत्र जो है वो है लगातार मॉक टेस्ट को देना। और यही वो वजह है, यही वो मेन काउज है जिससे मैं बच्चों को अवेयर करवा देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे इस तथ्य को नहीं जानते हैं। देखिए, समय इतना अच्छा है कि आप कहीं भी बैठ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट जो ऑडियो विजुअल तरीके से हम देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने पेश करता हूँ, आप उसका आंसरिंग करेंगे तो पता है इसका इफेक्ट क्या होगा। इसका ये इफेक्ट ये होगा कि दो चीजें यहाँ पर हो रही हैं। क्या हो रही दो चीजें? एक तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, दूसरी चीज की जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उसका डिस्कशन जो है वो एक तरह से हो रहा है, यानी कि मैं पूछ रहा हूँ और आप उसका आंसरिंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं। ओके, तो जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी को थोड़ी पीक पर पहुंचाया है, वो बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपना रिवीजन करेंगे और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो सीखेंगे भी और रिवीजन भी करेंगे। मैं जो हूं बिल्कुल आपको इस सेक्शन में, यानी 40 आउट ऑफ 40, लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस जो है वो आपके रहने वाले हैं इस सेक्शन से, यानी जीके और जीएस से। तो आप जो है वो जीके और जीएस सेक्शन में अपनी महारत हासिल करेंगे इस चैनल के माध्यम से। जुड़ करके रहें, वीडियो को पूरी देखें, बिल्कुल स्काइप करने की कोशिश न करें। और यहाँ पर
मैं पिछले परीक्षाओं के ट्रेंड्स में देखा था कि जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं उसमें 10 से 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स जो है वो 1 साल के करंट अफेयर्स भी देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल सिलेक्टेड करंट अफेयर्स मैं लेकर के आया हूं, और मतलब दोनों को मैं इंक्लूड किया हूं। 8-10 करंट अफेयर्स होंगे और बाकी के ट्रेडिशनल जीके और जीएस तथा साइंस के क्वेश्चंस होंगे। ऐसा क्यों मैंने किया? क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चंस कहां से राइज किए जाते हैं। ओके, तो टाइम 5 मिनट्स हो गए हैं अभी, और आइए थोड़े फटाफट मैनर में इसे देखने की कोशिश करें। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको उचित मार्गदर्शन तो वही देंगे जो स्वयं सेलेक्टेड हुए हों, और जैसा कि आप जानते हैं आई एम इन इंडियन रेलवेज, और ड्यूटीज आवर से जो समय मिलते हैं मैं आप बच्चों को इसे समर्पित करता हूं। ओके, तो आइए ऐसे टीचर्स जिनको लंबे समय का अनुभव है उनके साथ पढ़ने का क्या मजा है आप इस चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ, ये जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड हैं और उनसे को रिलेट करते हैं ये क्वेश्चन सारे, बिल्कुल हूबहू तो नहीं, परंतु हमें पता है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान IVSD के परिसर में परिवार में ओके, तो जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान के परिसर में, ये नहीं है, ये मिसप्रिंटेड है यहाँ पे, इसे आप एलिमिनेट करें। आर्किडेरियम और आर्किड उत्पादन इकाई जो है वो किस राज्य में स्थापित की जा रही है, जहां विश्व की लगभग 17,000 आर्किड प्रजातियों में से लगभग 300 प्रजातियां जो है वो उस स्टेट में है भाई। तो ये स्टेट है आपके मेघालय। ओके, नेक्स्ट MICR कोड में MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, कौन सा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। Which one? ओके, नेक्स्ट, भारत में संवैधानिक निकायों। ओके, भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण कौन सा संगठन या संस्थान या समूह है? भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग। भारत में संवैधानिक निकायों का जो है वो ये सब जो है वो सारे समूह हैं। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, और यहाँ से इनकी रिपीटेशन की बहुत ज्यादा संभावना बनती है। ओके, ताप विद्युत फिलामेंट बल्ब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? फिलामेंट टंगस्टन या नाइक्रोम से बना हुआ होता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। ओके, फिलामेंट को कवर करने वाला कांच का आवरण नाइट्रोजन या आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों से भरा होता है, यह भी सत्य है। चूंकि इस्तेमाल किया गया फिलामेंट पतला होता है इसलिए इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। नहीं, आधुनिक धारा को अनुमति देने के लिए फिलामेंट की प्रतिरोधकता कम होती है। ये भी नहीं कि इस्तेमाल की जाने वाली फिलामेंट सामग्री का गलनांक जो है वो बहुत उच्च होता है, यही वो वजह है कि वो पिघलता नहीं और हम लाइट प्राप्त कर लेते हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज ABE। देखिए, साइंस से यहाँ पर डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इन क्वेश्चंस को भी मैं पूरी मतलब लेकर के आया हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन रिपीटेशन करने की पूरी संभावना। शुष्क और बुझा हुआ चूना किसके साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है? किसके साथ? शुष्क बुझा हुआ चूना कहां पे अभिक्रिया करता है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन, शुष्क बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन, बिल्कुल करेंट्स को ही मैंने यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चंस 8-10 तो रहेंगे ही। निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ये शहर जो है वो नई दिल्ली। ओके, अब हिंदुस्तान वैश्विक लीडर बनता हुआ और ऐसे आयोजन जो है वो हिंदुस्तान में भी होने शुरू हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली
बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है वो राष्ट्र को समर्पित की है। ये बांस जो है वो कहाँ होता है फ्रेंड्स? ज्यादा असम में। तो राइट आंसर इज असम। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडु लिपियों को डिजिटाइज किया है और उसे संरक्षित करने के उद्देश्य से एक पोर्टल जारी किया है। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? पांडु लिपियों को, इसका नाम जो है वो ज्ञान भारतम है। ओके, ये पोर्टल का नाम ज्ञान भारतम है और यहीं पर जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? पांडु लिपियों को डिजिटाइज किया है संरक्षित करने के उद्देश्य से, और इस पोर्टल का नाम ज्ञान भारतम। मैंने इस पोर्टल को यहाँ पे क्यों शामिल किया? क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षाओं में पोर्टल्स से भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। ओके, तो आप टेंशन न लें। और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद, ओके, कौन? ये वाला सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जापद है। और 2025 में इसका भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा अभ्यास हुआ। ये जो है वो रसिया, भारत का चिर परिचित दोस्त। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मंची अंतरराज्यीय, ओके, अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना इसका उद्घाटन किया? ओके, ये जो है वो बिहार ही अपना। ओके फ्रेंड्स। और आगे बढ़े। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? ये मेघालय में किया गया है। इन करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल अंडरमाइन करते चलें। ओके फ्रेंड्स, ये रिपीटेशन क्या मतलब? इन्हें तो मैं शामिल किया हूं, ये रिसर्च बेस्ड करके लाया हूं। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का जो है वो स्मारक सिक्का जो है वो इन्होंने जारी किया? भारत आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। असम के गायक कौन है? डॉक्टर भूपेन हजारिका। ओके, तो इन्हीं की स्मृति में जो है वो 100 रुपए का स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया गया भारत आरबीआई के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो एडीबी, ओके, कौन ये? एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है वो 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके डेवलपमेंट के लिए? किस स्टेट? उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए। बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड आयो बिल्कुल हमारी ये होप है कि आप बहुत अच्छा करें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच एक जो है वो ऐतिहासिक शिखर बैठक संपन्न हुई। ये हिंदुस्तान के वाराणसी में ये शिखर संपन्न हुई है। और अब आप देखिए दो तथ्य यहाँ पे सामने आए। नरेंद्र मोदी तो हैं ही, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हो गए भाई? तो डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। तो ये फायदा है करंट अफेयर्स को इस तरह से शामिल करने के। निम्न में से किन्हें मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ओके, बहुत बड़े अर्थशास्त्री और लिबरलाइजेशन में के जनक हिंदुस्तान में। ओके, शुष्क बुझा हुआ चूना किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्लोरीन के साथ जो है वो अभिक्रिया करता है। साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में 20-25 रहने वाले हैं। वस्तु को उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहां पर रखा जाता है? अवतल दर्पण के C और F के बीच। ओके, अवतल दर्पण के C और F के बीच जो है वो रखा जाता है। तो क्या बनता है? उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ओके,
जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C और F फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो क्या होता है भाई, सबसे उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा और जो है वो वस्तु से जो है वो बड़ा होगा। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, एक गैल्वेनोमीटर जब एक सर्किट में जोड़ा जाता है तो इसकी उपस्थिति का जो है वो किसकी उपस्थिति का पता लगता है। जब एक गैल्वेनोमीटर एक गैल्वेनोमीटर को जब एक सर्किट से जोड़ा जाता है तो इसकी उपस्थिति का पता चलता है। ये जो है वो उस समय धारा की उपस्थिति का पता चलता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में छोटी विद्युत धाराओं का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, सही नहीं है। समूह 18 इसमें ओके, ये जो है वो मिसप्रिंटेड है। तो आप ये देखो, इसमें 18 समूह और 7 आवर्त, ये सही है। समूह में नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। एक ही समूह में उपस्थित तत्वों में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होती है, भी सही है। सोडियम, Na, मैग्नीशियम और एस आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से संबंधित है, ये जो है वो गलत है। इसलिए राइट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों में कोशों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है और एक ही समूह के तत्वों में संयोजकता क्या है, संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर ओके एस आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित हैं, न कि चौथे आवर्त से। आवर्त सारणी पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, बिल्कुल उसे क्लियर करवा दूंगा आवर्त सारणी को पढ़ा करके आपको। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से जो है वो सुमेलित नहीं है? ओके, भारतीय चंदन कहां पाए जाते हैं? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? भारतीय चंदन दक्कन के पठार से संबंधित है, तो ये तो सही है। नीम जो है वो अल्पाइन क्षेत्र से संबंधित है। नीम भारतीय उपमहाद्वीप का एक वृक्ष है और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये जो है ना, यही आंसर होगा क्योंकि ये रॉन्ग आंसर है। बाकी ये भी सही है कि फर्स्ट जो है मालाबार तट के जो है वो आर्द्र वनों में ये पाए जाते हैं। ओके, आर्द्र वनों में से संबंधित है। पाइन जो है वो हिमालय उष्णकटिबंधीय वन से संबंधित वृक्ष है। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीम अल्पाइन क्षेत्र से संबंधित, जो कि अल्पाइन क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नीम जो है वो किससे संबंधित है? भारतीय उपमहाद्वीप का एक वृक्ष और मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। आरआरबी वाले बच्चे ध्यान दें, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक बौद्ध मंदिर है? कौन सा? क्या निधिवन मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर है, महाबोधि मंदिर तो है, जो कि कहाँ है? बोध गया में, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल। 18 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी यदि इसके सिरों पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया जाता है? 18 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी यदि इसके सिरों पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया जाता है? तो इसका फॉर्मूला P = V²/R। ओके, वोल्टेज यहाँ पर जो है 0 लगाने की कोशिश की जा रही है और प्रतिरोध कितना है फ्रेंड्स? ये 18 है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएंगे। सो यहाँ पर आप जो है वो आंसर जो है वो देखेंगे 0 पार्ट। ओके, तो ऐसे बीच बीच में क्या पूछ लिए जाते हैं? न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो बनाऊंगा किस पे? न्यूमेरिकल्स पे, आपको एग्जामिनेशंस के पहले। और जो भी संभावित न्यूमेरिकल्स है ना, उन्हें मैं
डिफाइन कर दूंगा उसमें, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाता हूं पढ़ते जाइए। विभाज्योतक उतक कोशिकाओं में किसकी कमी होती है? रिक्तिकाओं की कमी होती है। ओके, हाँ, साइंस से क्वेश्चंस रहने वाले 20-25। ये क्या? अकार्बन, कार्बन परमाणु, सॉरी ये एकल है, एकल, एकल कार्बन परमाणु में जो है वो कितने बंध होते हैं, मतलब एकल परमाणु कार्बन परमाणु कितने बंध बनाते हैं? तो ये जो है वो 4 बंध बनाते हैं। एकल कार्बन परमाणु जो है ना 4 संयोजक जो है वो बंधन बनाता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक टाइप क्वेश्चन। ओके, 400 साल पहले ओके किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में कुल नामक स्थानीय नहर जो है वो सिंचाई प्रणाली जो है वो विकसित थी? ओके, किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में कुल नामक जो है वो एक स्थानीय नहर, ओके, ये नहर सिंचाई प्रणाली जो है वो वहां विकसित थी? ये हिमाचल प्रदेश में थी। ओके, अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह नामक एक अनूठी पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। कुल्ह जो है वो छोटी बहती हुई प्राकृतिक जो है वो जल धारा है, जिन्हें खेतों तक पानी को पहुंचाने के लिए मोड़ दिया जाता है। ओके, यह सिंचाई प्रणाली जो है वो 400 वर्षों से भी लगभग अधिक समय से हिमाचल प्रदेश में जो है वो उपयोग में लाया जा रहा है। ओके, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक, डायोप्टर और रेलवे का जो है वो ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन, बार बार दोहराया जाने वाला, बार बार पूछा जाने वाला। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? ये जो है वो महाधमनी है। महाधमनी और शिराओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। महाधमनी मानव शरीर की मुख्य और सबसे बड़ी धमनी है। ये हृदय के जो है वो बाएं नीले से उत्पन्न होती है और पेट तक फैली होती है। ओके, जहां यह 2 छोटी धमनियों में विभाजित हो जाती है। तो धमनी और शिराओं में, आप शिराओं के बारे में भी जानते होंगे। न्यूलैंड्स कष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व होते हैं? न्यूलैंड्स कष्टक नियम के अनुसार जो है वो प्रकृति में 56 तत्व थे, जब न्यूजीलैंड ने जो है वो क्या दिया था? तत्वों का वर्गीकरण किया था। न्यूलैंड्स अष्टक नियम तत्वों का वर्गीकरण करने का एक प्रारंभिक प्रयास, जिसे जॉन न्यूलैंड्स ने कब 1864 में प्रतिपादित किया था। न्यूलैंड्स के अनुसार जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जो है वो व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक 8वां तत्व समान गुण प्रदर्शित करता है। ओके, जो संगीत के जो है वो अष्टक नियम के अनुसार है। बाद में जो है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी आई 1869 ईस्वी में, 1869 में। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी विकसित हुई और इसमें 118 तत्वों का जो है वो पुष्ट किया गया। त्रिको का नियम 1817 में। ओके, तो ये बहुत सारे तत्वों के विभाजन के नियम। प्राकृतिक गैस का जलना जो है वो क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स? बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चंस, आप जो है वो 10 या 10+2 के जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब साइंस के जो बुक्स होते हैं, उनमें ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मतलब इनिशियल है। प्राकृतिक गैस का जलना जो है वो एक दहन अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक प्रकार है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिससे कोई पदार्थ जब जलता है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। ओके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। सो द राइट आंसर इज 4। ओके, और जैविक अवशिष्ट निपटान में शामिल सर्वोत्तम पद्धतियां कौन सा है? यह है भस्मीकरण।
ओके, ये भस्मीकरण क्या है? भस्मीकरण जो है वो जैविक अवशिष्ट के निपटान के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत विधि है, जिसमें उच्च तापमान पर जो है वो अवशिष्ट पदार्थों को जो है वो जला करके भस्म कर देते हैं। ओके, जब जला देंगे, जब वो राख बन जाएगा तो उसका जो है वो जैविक निपटान हो गया ना। हाँ, अच्छा ठीक है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था 42वें संविधान संशोधन। क्यों आपको वो क्लास देखनी चाहिए? क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन से बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो संविधान संशोधनों से जो है वो पूछे जाते हैं। खास करके 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन तो बहुत ही बार पूछा जाता है। तो आप एक बार उस क्लास को जरूर देखेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत के साथ मैं इन वीडियोस को बनाता हूं। तो जब आप इसे देखेंगे ही नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, देख करके सीखेंगे। पुराने बच्चे रिपीटेशन करेंगे, नए बच्चे सीखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग जो है वो एड्स नहीं है, बाकी जीवाणु एड्स जो है वो विषाणु से होता है। ओके, सो द राइट आंसर इज सी। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा आयोजित समूहों में जो है वो शामिल नहीं है? हाँ, तो यह है शहरी मॉडल बैंक। ओके, कौन सा? शहरी मॉडल बैंक। ओके, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही ढंग से सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। ओके फ्रेंड्स, हाँ, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, अमृतसर में जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 ईस्वी में हुए। परंतु महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? महात्मा गांधी का दांडी मार्च 1932। ओके, सॉरी, महात्मा गांधी का दांडी मार्च यहाँ पे 1910 दिया गया है, जो कि क्या है? गलत है। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये मार्च 12 मार्च को 1930 ईस्वी को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 इसकी शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 से लेकर के समाप्ति जो है वो कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। ओके, तो ये घटना जो है वो सुमेलित नहीं है। क्या देखा आपने? 27 मिनट लंबी वीडियो हो गई है और आप पूरी क्लास को देखेंगे बिल्कुल। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी मेहनत के साथ इन सारे क्वेश्चंस को मैं लाता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें इस चैनल के माध्यम से। वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिखें। ऑफलाइन जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल का। आप वहां पर जाएंगे और जा करके यहाँ से जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं उन्हें डाउनलोड करके और ऑफलाइन भी पढ़ाई करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। ओके।